अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हरेदान। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कज़न मैरिज के हवाले से। कज़न मैरिज जो है वो आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कज़न मैरिज करनी भी पड़े तो उसके लिए क्या क्या मेडिकल टेस्ट होते हैं और मेडिकल टेस्ट के साथ साथ उसकी क्या मेडिकल कंडीशंस या मेडिकल डिसऑर्डर्स आपको आते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। कज़न मैरिज बेसिकली ये है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सेम हो, मतलब आपके दादा दादी नाना नानी वो एक जैसे हो, जैसे आपकी खाला की बेटी मामू का बेटा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कज़न मैरिज कहलाती हैं। और मैं फ़र्स्ट कज़न मैरिज की बात कर रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट कज़न मैरिज में जो कॉम्प्लिकेशंस और डिसऑर्डर्स जो कि उनके बच्चों में देखी जाती है और जो प्रेगनेंसी के हवाले से जो उनकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। पाकिस्तान में कज़न मैरिज की जो रेशो है वो 55% है, जबकि हमारे हमसाया ममालिक इंडिया में कज़न मैरिज की रेशो 54% है। बदकिस्मती के साथ इंडिया हमसे इस मामले में एक नंबर पीछे है और हमें इसी बात की खुशी है कि हम इंडिया से एक नंबर आगे चले गए हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड में कज़न मैरिज को देखें तो यूएस स्टेट में अलाबामा और मिसिसिपी है जहाँ पे अभी भी कज़न मैरिजेज़ होती हैं। हालांकि यूएस जो वो बहुत डेवलप कंट्री है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो 2 स्टेट्स ऐसी हैं वहाँ पे अभी भी कज़न मैरिज होती है। अगर हम फ्लोरिडा और वाशिंगटन को देख लें तो हर जगह वहाँ पे कज़न मैरिजेस बैन हैं। अगर हम हिस्ट्री में देख लें पास में 12th सेंचुरी के बाद जो इंग्लिश रॉयल फैमिली है, इंग्लिश रॉयल फैमिली में होती ही इनब्रीडिंग थी, यानी उनमें कज़न मैरिज ही होती थी। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो हीमोफिलिक का शिकार थी क्योंकि वो उनकी शादी भी कज़न मैरिज थी। उसके अलावा जो किंग हेनरी 8 थे, उनके बेटे जो किंग एडवर्ड थे वो बादशाहत लेने के बाद 10 साल की उम्र में वफ़ात पा गए थे क्योंकि वो किसी जेनेटिक डिजीज़ का शिकार थे। इसी तरह से जो रोमन की जो रॉयल एम्पायर थी उसमें कैलीगुला थे, उनका उनकी सिस्टर के साथ अफेयर था। मतलब ये कि उनमें जो कज़न मैरिजेस थी वो रॉयल फैमिली में बहुत कॉमन थी। इसी तरह से जो है अब भी हमारे पाकिस्तान में आप कह लें कज़न मैरिजेस बहुत कॉमन हैं। ये क्यों कॉमन है? क्योंकि इनकी बहुत सी इकसाम हैं। आइए इनकी 5 इकसाम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली किस्म जो कज़न मैरिज की है वो है कि आपकी जो लोग बहुत ज़्यादा जागीरदार होते हैं, ज़मींदार होते हैं, वो अपनी शादी जो है वो अपने बच्चों की कहीं बाहर नहीं करते क्योंकि उन्हें अपनी दौलत पे बहुत ज़्यादा जैसे घुमंड कह लें वो होता है, वो अपनी दौलत को कहीं बाहर नहीं जाने देते। तो उस वजह से वो अपने बच्चे और बच्चियों की शादी अपने ख़ानदानों में ही कर देते हैं ताकि उनकी जो दौलत है जो उनके बहुत अजीज़ है वो कहीं दूसरे या किसी दूसरे बाहर के लोगों को नहीं देना चाहते। और अगर कोई ऐसा करे भी उनकी बेटी या बेटे में से तो उसको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। फिर जो इसकी दूसरी किस्म है वो है ज़ात की। हमारे पाकिस्तान में ज़ात जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो ज़ात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। मतलब जैसे कि आप कह लें कि जट की शादियाँ जटों में ही होंगी, अराई हैं तो अराई में ही होगी, कहीं और नहीं जाएगी, किसी और ज़ात में नहीं जाएगी। बेशक लड़की जो है उसके सफ़ेद बाल हो जाए, वो उसकी उम्र पहुँच जाए, उसको बेशक बाद में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, लेकिन नहीं, जब तक वो उसकी मैच का नहीं मिलेगा, जब तक उसकी कास्ट में से नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेंगे। जो तीसरी किस्म आती है वो है बुज़ुर्गों की खुशी। मतलब ये कि बुज़ुर्गों की खुशी, इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई आपके नाना नानी दादा दादी वफ़ात पाने वाले हों या किसी बीमारी में मुब्तला हों तो वो अपनी आखिरी ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, खुशी का इज़हार करते हैं कि मैं अपने पोता पोती या नवासे नवासी को शादी के बंधन में बंधा देखना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी जो सुई है वो शादी पे आके क्यों अड़ती है। मतलब वो ये भी तो कह सकते हैं कि वो अपने नवासे को किसी यूनिवर्सिटी से स्पेशलाइजेशन करता हुआ देखना चाहते हैं, वो अपनी नवासी को मास्टर्स करते हुए देखना चाहते हैं, या फिर वो अपने पोते को जो है वो किसी पैशन में या किसी टैलेंट में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन नहीं, उनकी जो सुई है या उनकी जो आखिरी ख्वाहिश है वो शादी पे ही आके रुकती है। उसके बाद वो तो वफ़ात पा जाते हैं, लेकिन जो बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो सब कुछ कज़न्स को फ़ेस करना पड़ती हैं। जो इसकी चौथी किस्म है वो है कि माँ बाप की ज़ुबान। मतलब ये कि अगर कोई बहन है वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती है, वो अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता भाई के पास लाती है, तो भाई जो है वो इसको इनकार कैसे करेगा? भाई अपनी बहन को खाली हाथ क्यों जाने देगा? तो वो उनको ज़ुबान दे देते हैं। बेशक उनके बच्चे जो हैं उनके आपस में ना बनती हो, जो लड़की है वो अपने होने वाले शोहर को भाई कहती हो, लेकिन फिर भी कज़न मैरिज करनी ज़रूरी है क्योंकि वो उनको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। वो अपनी मतलब माँ बाप का जैसे होता है कि वो उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके उनको अपना प्यार दे के कि हमने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम हमारी इतनी सी बात नहीं मान सकते।
और वो इतनी सी बात भी आगे जाके उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। माँ बाप की खुशी में वो कज़न मैरिज कर तो देते हैं, बेशक लड़का जो है वो FA या BA पास ही क्यों ना हो और लड़की जो है वो उसने मास्टर्स किया हो, लेकिन फिर भी वो उसकी मिस मैच करके शादी करवा देते हैं। यानी कि मतलब अगर लड़की जो है उसकी उम्र जो है वो लड़के की उम्र से कोई 10 साल छोटी हो, उसके बावजूद भी वो शादी करवा देंगे क्योंकि वो अपनी बहन को खुश करना चाहते हैं। 5वीं किस्म जो है कज़न मैरिज की वो है मोहब्बत की शादी। मतलब ये कि कज़न्स जो है वो बचपन में एक दूसरे को पसंद करते थे और लड़कपन में उनकी जो पसंद है ये मोहब्बत बन जाती है। बेशक उनके माँ बाप की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हों, बहुत ज़्यादा फसाद हो, वो एक दूसरे की शक्ल भी ना देखने चाहते हों, लेकिन फिर भी चूँकि हम मोहब्बत करते हैं तो हम मोहब्बत की शादी ही करेंगे। वो अपने माँ बाप को, जैसे कि माँ बाप उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, वो उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। वो अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, घर से बाहर जाने की धमकी देते हैं और इस तरह की कई इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके वो अपनी शादी करवा लेते हैं। उसके बाद अपना सत्यानाश भी करते हैं। फिर ये कुछ इकसाम थी जो कि कज़न मैरिजेस की थी। इसके बाद आते हैं कि कज़न मैरिजेस के बाद आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। मैं कज़न मैरिज के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस या जो आपको डिसऑर्डर्स आपके जो बच्चे फ़ेस करते हैं और जो आपकी स्पेशली आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी में जो आपके मसाइल आते हैं, वो जो मसाइल हैं वो फिर सारी ज़िंदगी आपको परेशान करते रहते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं? उन कॉम्प्लिकेशंस में ये है कि आपके बच्चों का जो वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, उनको विजन इम्पेयरमेंट हो सकता है। कुछ बच्चे जो हैं उनमें डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं, मतलब वो बोलना लेट बोलते हैं। कुछ जो है वो बोलना शुरू करते हैं तो तोतला बोलते हैं, या फिर कुछ जो है वो बोलते ही नहीं हैं। इसी तरह से कुछ जो है वो चलने से कासिर होते हैं, कुछ में सुनने से कासिर होते हैं। और ये ना सिर्फ फ़िज़िकल है बल्कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी होते हैं। मतलब इसमें CP चाइल्ड भी हो जाते हैं, थैलेसीमिया के बच्चे भी हो जाते हैं। अगर आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर हो तो थैलेसीमिया के बच्चों के अलावा इसमें आपका CP चाइल्ड, आपके ऑटिज़म चाइल्ड, आपके हाइपर एक्टिव चाइल्ड, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो सारी जो डिसऑर्डर्स हैं ये कज़न मैरिज की करामात हैं। इसके बाद हम आते हैं कि इन चीज़ों को कैसे रोका जा सके, या मतलब अगर आपने कज़न मैरिज करनी बहुत ही ज़रूरत है, मतलब इस चीज़ की बहुत आप लोग जागीर से बाहर नहीं कर सकते, या फिर आपको अपनी दौलत बहुत ज़्यादा अजीज़ है, तो आपको क्या करना चाहिए? बेसिकली जो फ़र्स्ट कज़न मैरिज होता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस या जो बच्चों में डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर ये सेकंड कज़न मैरिज हो, थर्ड कज़न मैरिज हो, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रेशो जो है वो बहुत लो हो जाती है। ये रेशो जो है ये फ़र्स्ट कज़न मैरिज में बहुत ज़्यादा होती है। और एक और अहम बात कि पाकिस्तान में जो है कज़न मैरिजेस को लेके इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो है उसमें भी पाकिस्तान नंबर 1 पे है। मतलब ये कि पाकिस्तान में बच्चा जो है वो 1 साल की उम्र से पहले ही वफ़ात पा जाता है, और ये रेशो जो है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन है। मतलब जिन चीज़ों में पाकिस्तान को ऊपर जाना चाहिए उन चीज़ों में वो है नहीं, लेकिन इन चीज़ों में पाकिस्तान दुनिया के अव्वल नंबर पे पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि जैसे मैं पहले ज़िक्र कर चुकी हूँ कि वो क्या मतलब आप किस तरह से इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें जो है प्री मैरिटल स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट जो हैं वो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं। इसमें आपके सारे हीमोफीलिया आ जाता है, आपके सिकल सेल एनीमिया आ जाता है, थैलेसीमिया टेस्ट आ जाता है, फिर आपके HIV एड्स और इस तरह के टेस्ट आ जाते हैं, जिनको टेस्ट करवा के आपको पता लग जाता है कि अगर खुदा न खास्ता आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन या डिसऑर्डर है, क्योंकि आप तो सही सलामत इस दुनिया में आ गए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी सही सलामत ही आए। वो जो है उसमें जेनेटिकली डिसऑर्डर की वजह से, आपके ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से उसमें कोई ना कोई इशू या कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना बहुत लाजमी है। अब बात करते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट करवाता कौन है, ये होता क्या है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसकी अवेयरनेस एक तो बहुत कम है, दूसरी बात यह है कि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट का पता चल भी जाए तो ये करवाएगा कौन, क्योंकि बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो सिर्फ मर्द हज़रात ही कराएं, ये ख़वातीन भी करवाएं, ये दोनों तरफ से ही करवाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि ख़वातीन तो फिर भी अपना ख्याल रखती हैं, मतलब वो करवा लेती हैं, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो मर्दों के लिए करवाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि हमारा माशरा जो है वो इस बात को कबूल नहीं करता कि मर्द जो है वो किसी महरूमी के साथ आए। मतलब मर्दों को किसी टेस्ट की या किसी स्क्रीनिंग टेस्ट की इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर लड़कियां जो हैं वो अपने होने वाले शोहर को थोड़ा सा उन पर प्रेशर डालें, उनको कन्विंस करें और वो जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने के लिए राज़ी भी हो जाएं, तो सबसे पहले वो अपने
अजीज़ व अकारिब अपने रिश्तेदारों से जब ये बात डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली क्या बात आती है कि तुम तो अभी से ही बीवी के नीचे लगे हो, तो बाद में क्या करोगे। दूसरी बात, जब वो अजीज़ व अकारिब के अलावा जब अपने दोस्तों से ये बात डिस्कस करते हैं कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने जा रही हैं, तो दोस्त क्या कहते हैं, और यार छोड़ो, क्या तुमने टेस्ट कराने, तुम मर्द होगे टेस्ट करवाओगे, शादी कर लो, शादी के बाद जो होगा देखी जाएगी। फिर जो होता है वो ना तो माँ बाप से देखा जाता है और ना ही वो बच्चों से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जो कि वो ना तो माँ बाप उस चीज़ को फेस कर पाते हैं और ना ही बच्चे। तो आपके जो है अगर कज़न मैरिज करना बहुत ज़रूरी है तो आप अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएँ। आप जो है मैं ज़्यादातर इसमें मर्दों को या उनको फोकस बिल्कुल नहीं कर रही। मेरा कहने का मतलब है कि मर्द हज़रात जो हैं वो सारा दिन स्मोकिंग करते रहते हैं, उसके बाद अगर वो कोई ड्रग्स वगैरह भी ले रहे हैं और अगर उनके मुंह से जब ब्लड आ जाता है तो वो उसको गूगल पे सर्च करते करते अपने आप को कैंसर तक करवा लेते हैं, तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट पे क्यों नहीं सर्च करते। वो उस पर टेस्ट करें, उस पर सर्च करें कि ये चीज़ क्या होती है, क्यों ज़रूरी है अगर आपने कज़न मैरिज करनी है तो, ताकि अगर आप ये टेस्ट करवा लेंगे तो आपके बच्चे जो हैं, अगर आपके ब्लड में कोई ऐसा इन्फेक्शन या कुछ हो तो आपके बच्चे थैलेसीमिया से बच जाएंगे, जिनकी तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इसकी मिसाल या इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि ईरान और इंडोनेशिया में उन्होंने शादी से पहले जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट लाजमी रखे हैं। उस स्क्रीनिंग टेस्ट में जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स थे, मतलब आप ये कह लें कि अगर जिन माँ बाप को थैलेसीमिया था भी, उनके ब्लड में कोई इन्फेक्शन था भी, तो उसकी वजह से उनके बच्चों में वो नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले से स्क्रीनिंग टेस्ट से अपने आप को डायग्नोज करवा के अपना ट्रीटमेंट ले लिया था, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो हैं वो मुकम्मल हेल्दी पैदा हुए थे। तो ईरान और इंडोनेशिया में थैलेसीमिया की जो रेशो है वो बिल्कुल 0 पॉइंट है, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह के अगर स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोग भी करें और हम लोग भी इसकी अवेयरनेस देना शुरू करें, तो ना सिर्फ हम थैलेसीमिया से बल्कि हीमोफीलिया से, पोलियो से, सिकल सेल एनीमिया से और HIV और एड्स जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। जो बेसिकली मेरा कज़न मैरिज को डिस्कस करने का ये मकसद था कि आप जो है वो मतलब इस चीज़ में अवेयरनेस आए कि कज़न मैरिज किन खतरात का सामना ला सकती है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट किस हद तक इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। उसके बाद आता है कि अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेंगे तो आप जो है वो खुद भी सेहतयाब ज़िंदगी गुजारेंगे और आपके बच्चे भी। होता ये है कि फ़र्स्ट कज़न मैरिज में जब आप फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो है वो वीक इम्यूनिटी और वीक मतलब हेल्थ कंडीशंस के साथ पैदा होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पहला चाइल्ड हेल्दी हो गया है तो आपका दूसरा भी हेल्दी हो। जैसे जैसे आप जो है वो प्रेगनेंसीज़ होती जाएंगी और जैसे जैसे बच्चों की तादाद बढ़ती जाएगी, उसी तरह से उनकी जो ज़हनी सलाहियत है वो कम होती जाएगी, मतलब वो कम जहानत होंगे, उनको देर से समझ आएगी, उनको देर से सुना जाएगा, सुनाई दिया जाएगा, वो देर से बोलेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ये फ़र्स्ट कज़न मैरिजेस की वजह से होती हैं। सो बेसिकली कज़न मैरिज को डिस्कस करने का यही था कि आप जो है अगर आप अव्वल तो कज़न मैरिज करना अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो आप जो है वो अपने स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। स्क्रीनिंग टेस्ट से आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आप हेल्दी हैं या नहीं हैं। ये टेस्ट जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है कि अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। तो अगर आपको ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होते कहाँ से, तो बेसिकली आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाए तो वहाँ पे अच्छे फिजिशियंस होते हैं जो कि आपको टेस्ट के हवाले से गाइड कर सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई कज़न मैरिज के हवाले से कोई पूछना चाहता है, कोई फ़ीडबैक देना चाहता है तो वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और वो अपने स्पेशलिस्ट के पास आएँ, अपने फिजिशियन के पास आएँ, उनसे डिस्कस करें कि अगर उन्होंने कज़न मैरिज करनी है तो उनको क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, उनको किन प्रिकॉशंस का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेते हैं और आपके स्क्रीनिंग टेस्ट जो है सेटिस्फैक्ट्री हैं, मतलब आपकी हेल्थ कंडीशन आपको इजाज़त देती है, तो आप जो है वो कज़न मैरिज को प्रोसीड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें ताकि हम जो है वो आपको उसकी प्रॉपर गाइडलाइन दें, आपको प्रॉपर टेस्ट के हवाले से गाइड करें। आपकी कज़न मैरिज से रिलेटेड अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है या कोई इशू है तो हम उस हवाले से आपको गाइड कर सकते हैं। देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।